कल ऑफिस में वो प्रेजेंटेशन देनी है जिसकी तैयारी अभी बाकी है। पता है, थोड़ा समय निकालकर आज रात को ही उसे पूरा करना पड़ेगा। चलिए, आज की ये जो चर्चा है इसकी शुरुआत एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले सवाल से करते हैं। सवाल यह है कि किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा दुश्मन आखिर होता कौन है? कभी सोचा इस बारे में? अब देखिए, जैसे ही ये सवाल सामने आता है तो मन में जो सबसे पहला जवाब कौंधता है वो क्या होता है? शायद आतंकवाद, या फिर कोई पड़ोसी देश है ना, जिसके साथ हमारे रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे। और ये जवाब बहुत स्वाभाविक भी है, लेकिन शायद यहीं पर हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते। इस सवाल की असली गहराई तक पहुंचने के लिए ना, मैं आपको एक किस्से पर ले चलता हूं, एक घटना पर। बात है 11 अप्रैल 2002 की। जगह थी गुजरात का आणंद शहर, और उस वक्त शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था। माहौल में एक अजीब सा तनाव था। ऐसे में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब अगले ही दिन एक स्कूल पहुंचते हैं जिसका नाम था आनंदालया हाई स्कूल। और वहां पहुंचकर बच्चों के बीच उन्होंने ठीक वही सवाल दोहराया जो हमने अभी अभी खुद से पूछा था। बताओ बच्चों, हमारा दुश्मन कौन है? अब बच्चे तो बच्चे ठहरे, जिसके मन में जो आया उसने वही जवाब दिया। तो जवाबों की तो जैसे झड़ी लग गई। तरह तरह के जवाब आ रहे थे, किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा। लेकिन उन सारे जवाबों की भीड़ में से एक जवाब ऐसा निकला जिसने सिर्फ डॉक्टर कलाम को ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद हर एक इंसान को एक पल के लिए रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया। और वो जवाब था गरीबी। सोचिए, क्लास 12th की एक स्टूडेंट, नाम था स्नेहल ठक्कर, वो कहती है कि हमारा दुश्मन गरीबी है। एक बच्ची की ये समझ, ये दृष्टि, इसने पूरी की पूरी समस्या को देखने का फ्रेम ही बदल दिया। दुश्मन कोई बाहर नहीं है, कोई बाहरी ताकत नहीं है। दुश्मन तो हमारे भीतर ही मौजूद एक हालत है, एक स्थिति है। अच्छा, तो दुश्मन गरीबी है, ये तो समझ आया। पर सवाल ये उठता है कि गरीबी है क्या? क्या ये सिर्फ संसाधनों, मतलब रिसोर्सेज की कमी है, या फिर ये हमारी इच्छा शक्ति की, हमारे विल पावर की कमी है? डॉक्टर कलाम इस बात को और गहराई में ले जाते हैं। उनका मानना है कि असली जड़, असली समस्या संसाधनों की कमी है ही नहीं। देखिए, हम और आप आमतौर पर क्या सोचते हैं? यही ना, कि हमारे देश में रिसोर्सेज कम है, बाहर से दुश्मन का खतरा है, यहाँ मौके नहीं है, अपॉर्चुनिटीज की कमी है। ये है हमारी आम समझ। लेकिन डॉक्टर कलाम का जो डायग्नोसिस है वो इससे एकदम अलग है। वो कहते हैं प्रॉब्लम रिसोर्सेज की नहीं है, प्रॉब्लम एटीट्यूड की है, हमारे नजरिए की है। खतरा बाहर नहीं है, खतरा हमारी अपनी इंटरनल इनर्शिया है। वो आंतरिक जड़ता, वो आलस है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। एक ऐसी जड़ता जिसने हमारी सोच पर ही ताला लगा दिया है। डॉक्टर कलाम ने राष्ट्र के विकास को समझाने के लिए एक बहुत खूबसूरत एनालॉजी दी है। वो कहते हैं कि एक देश की यात्रा के 4 पड़ाव होते हैं, 4 स्टेजेस। पहला है एथलीट स्टेज। सोचिए, एक एथलीट की तरह जब देश को नई नई आज़ादी मिलती है और वो जोश में भरकर कुछ कर दिखाना चाहता है, उपलब्धियां हासिल करता है। फिर आता है दूसरा स्टेज, वॉरियर स्टेज। एक योद्धा वाला भाव, जब देश अपने अहंकार में, अपनी श्रेष्ठता साबित करने में जुट जाता है। तीसरा पड़ाव है बिग ब्रदर स्टेज, जब वो एक बड़े भाई की भूमिका में आकर दूसरे छोटे राष्ट्रों की मदद करने लगता है। और फिर आता है चौथा और सबसे ऊंचा मकाम, सेल्फ रियलाइजेशन स्टेज, यानी आत्म साक्षात्कार का चरण। ये वो स्टेज है जब एक राष्ट्र ये समझ जाता है कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी सीमाओं तक नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। अब जरा सोचकर बताइए, इस यात्रा में भारत आज कहाँ खड़ा है? और ये जो आंतरिक शक्ति की बात है ना, ये कोई नई बात नहीं है। आज से लगभग 2000 साल पहले महान संत तिरुवल्लुवर ने अपने तिरुकुरल में लिखा था कि विवेक वो हथियार है जो विनाश को टाल देता है। ये एक ऐसा भीतरी किला है जिसे कोई दुश्मन भेद नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता। मतलब राष्ट्र की जो असली ताकत है वो तोपों और मिसाइलों में नहीं, वो उसके नागरिकों के विवेक और ज्ञान में बसती है। तो फिर सवाल वही है, वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी रुकावट है जो एक देश को सेल्फ रियलाइजेशन के उस चौथे स्टेज तक पहुंचने से रोक रही है? ऐसी कौन सी दीवार है जो हमें हमारी अपनी ही पूरी क्षमता को पहचानने नहीं दे रही? डॉक्टर कलाम इस रुकावट को, इस दीवार को एक नाम देते हैं। वो इसे कहते हैं अ माइंडसेट ऑफ डिफीट, यानी हार मान लेने वाली मानसिकता। ये एक ऐसी सोच है जो हमारे अंदर घर कर जाती है और हमें यकीन दिलाती है कि अरे छोड़ो, हमसे कुछ बड़ा नहीं हो पाएगा। ये वो जड़ता है जो किसी भी सपने को हकीकत बनने से पहले ही उसका गला घोंट देती है। तो ठीक है, मान लिया कि समस्या हमारी मानसिकता है, पर फिर
इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? क्या ये सिस्टम है, या फिर सरकार को दोष दें, या कहें कि पूरा समाज ही ऐसा है, या फिर अपने इतिहास पर ठीकरा फोड़ दें कि भाई हम तो ऐसे ही बनाए गए हैं। देखिए, हम अक्सर यही करते हैं। इनमें से किसी एक पर उंगली उठाकर हम खुद को अपनी जिम्मेदारी से बड़े आराम से बरी कर लेते हैं। लेकिन डॉक्टर कलाम की जो पूरी किताब है इग्नाइटेड माइंड्स, वो इस पूरी बहस को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। वो कहते हैं कि अब सवाल सिस्टम का नहीं है, सरकार का नहीं है, समाज का भी नहीं है। अब सवाल आपका है, हर एक व्यक्ति का है, क्योंकि एक राष्ट्र बनता किससे है? व्यक्तियों से ही तो बनता है। और आप खुद सोचिए, हारी हुई मानसिकता वाले व्यक्तियों को जोड़कर एक जीता हुआ राष्ट्र कैसे खड़ा किया जा सकता है? ये नामुमकिन। तो अंत में कोई जवाब नहीं है, कोई समाधान नहीं है, बस एक सवाल है जो मैं यहीं छोड़कर जा रहा हूं। वो कौन सी चिंगारी है जो आपके और हर व्यक्ति के भीतर है, जिसे अगर हवा दी जाए तो वो एक मशाल बन सकती है? इस पर बस विचार कीजिएगा।